देखिए धातु अधातु से बिहार बोर्ड क्लास 10 में 2026 में इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाली है। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं और जो प्रश्न आने की संभावना है, तो हम उन चीजों को समझेंगे और प्रश्न को हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन को भी, ताकि एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आ जाए तो आप इसे न छोड़ें। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो भी चीजें टॉपिक है वो आपको हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, बस ये थोड़ा भारी लगता है देखने में, वैसी बात है नहीं। तो इस चैप्टर को हम लोग आसानी से समझेंगे और पहली बात जितने प्रश्न आ चुके हैं उसको ये भी समझेंगे कि वो प्रश्न क्या थे और उसको हम कैसे समझेंगे बच्चों, और एग्जाम में हम उसे कैसे लिख सकते हैं। अगर दूसरे टाइप के प्रश्न आ जाए तो बच्चों उसे भी समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है धातु अधातु में कि ऐसे धातु का एक एक उदाहरण दें जो कि कमरे के ताप पर द्रव हो और उष्मा का कुचालक हो। बच्चों देखिए हमें एक धातु का नाम बताना है जो कि कमरे के ताप पर, कहने का मतलब कमरे का ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसमें क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। बच्चों देखिए धातु नॉर्मली क्या होती है, रूम तापमान पे मतलब कमरे के तापमान पर बच्चों वो ठोस होती है। जैसे आप लोहा ले लो बच्चों, लोहा को अगर आप रूम में रखोगे तो वो ठोस रहेंगी, है ना। जैसे आप अल्युमिनियम ले लो बच्चों, जैसे आप मतलब मैग्नीशियम भी अगर आप ले लेते हो बच्चों या कॉपर भी ले लेते हो तो वो रूम के तापमान में बच्चों वो क्या रहेंगी, वो रूम के तापमान में ठोस रहती हैं। लेकिन एक आपको धातु का नाम बताना है जो कि अपवाद है, वो रूम के तापमान पर बच्चों वो ठोस नहीं रहती है बल्कि क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है, मतलब लिक्विड जैसा। जैसे पानी का फॉर्म क्या है, लिक्विड है, समझ आ रहा है। दूध का फॉर्म क्या है, वो लिक्विड है, तो वो लिक्विड जैसा बन जाती है, द्रव बन जाती है। तो उसका उदाहरण क्या लिखेंगे। और उष्मा का कुचालक कौन होगा, देखिए बच्चों उष्मा मतलब होता है हीट, हीट होता है। हीट का मतलब कौन, यहाँ पे कुचालक नहीं है। नॉर्मली धातु क्या होती है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं। नॉर्मली धातु क्या होती है कि वो जो हीट होती है उन्हें ट्रांसफर कर देती है, उनकी वो कंडक्टर होती है, मतलब सुचालक होती है। मतलब आप ये मानो यहाँ पर आप आगिन जला रहे हो ना, यहाँ पे आप आगिन जला रहे हो और यहाँ पे आप लोहा का लड़ यहाँ पे लगा दिए। जैसे आप लोहा का बच्चों रड लगाएं, आप ये लोहा को पकड़ के रहोगे ना तो ये एक धीरे 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 गर्म होगा और आपका हाथ जो है ना जल सकता है बच्चों। क्यों, क्योंकि ये जो लोहा है बच्चों वो सुचालक है, किसका, उष्मा का। उष्मा मतलब इससे जो हीट निकला वो ट्रांसफर हो के आपके हाथ में चले गया। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि धातु में जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैरी होकर चार्ज ये आपके हाथों में आ जाता है, इसलिए आपको हीट लगती है ना। तो इसका कहने का मतलब ये होता है धातुएं क्या होती हैं बच्चों, वो उष्मा का सुचालक होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको कुचालक बताना है जो कि इसको हीट को यहां से लेकर यहां तक नहीं आ पाए। कुचालक किसे कहते हैं बच्चों, मतलब यहां इस माध्यम से लेकर यहां तक नहीं आ पाए, मतलब यहां आ ही नहीं पाए, रुक जाए। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमें तार का यूज करना है, तार का हम कॉपर का यूज करेंगे तो उसमें लाइट जाएगा बच्चों, लेकिन अगर प्लास्टिक का तार का यूज करेंगे तो लाइट जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें लाइट, क्योंकि उसमें करंट पास नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से बच्चों जिसमें हीट पास नहीं करेगा इसका मतलब हम उसे कुचालक बोलेंगे, किसका, उष्मा का कुचालक बोलेंगे। यहां तक आप समझ गए। इससे हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं बच्चों ये अपवाद वाली प्रश्न है, मतलब हमें इसमें धातुओं की अपवाद बतानी है। सबसे पहला क्या, कमरे के तापमान पर बच्चों जो द्रव रहती है उस धातु का नाम है बच्चों मरकरी। तो आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, उसके बाद आप लिखेंगे पारा, पारा को बच्चों उसका संकेत है Hg, तो इसके बारे में लिखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला प्रश्न है तो सिर्फ पारा लिख देंगे, नहीं, इस तरह से नहीं लिखना है बच्चों। वो इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको कुछ शब्दों में तो लिखना ही पड़ेगा ना, वो इसलिए लिखना पड़ेगा बच्चों ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। आप अगर डायरेक्ट नंबर लिखोगे बच्चों हो सकता है आपको नंबर 2 की जगह 1 मिल जाए। तो इस चीज की आप लोगों को थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है बच्चों, इन चीजों पर ध्यान देना है। सेकंड क्या है बच्चों, उष्मा का कुचालक कौन होगा, तो बच्चों उष्मा का कुचालक होता है सीसा, जिसे पीबी से हम लोग डिनोट करते हैं, उसका सिंबल होता है, और उष्मा का ये कुचालक है। आपको ये इन सारी चीजों को इस तरह से लिखनी है बच्चों। सेकंड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रश्न क्या, ये 2014 में आ चुकी है बच्चों। सेकंड प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, कारण बताना है। देखिए ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में अगर फिर से 2026 में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आ सकते हैं बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग समझते हैं और इनमें जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है वो भी समझते हैं। देखिए बच्चों सोडियम, पोटासियम और लिथियम ये बहुत ही ज्यादा बच्चों अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब ये खुला रह ही नहीं सकता, किसी न किसी से जाके ये रिएक्शन कर जाएगा। मतलब इसे खुला छोड़ो, ये हवा से रिएक्शन कर जाएगा, पानी से रिएक्शन कर जाएगा। बताओ मतलब ये इतने अत्यधिक ये क्रियाशील है बच्चों कि ये खुला अगर रहा तो ये क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। कहने का मतलब कोई पानी से कर जाएगा तो कोई तेल से कर जाएगा, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, है ना। लेकिन बात यहां
पर केरोसिन के अंदर रखने का मतलब तेल के अंदर रखने का इसलिए होता है बच्चों, इसके पीछे कारण समझिए, वो उससे रिएक्शन नहीं करता है ना। वो उससे अगर रिएक्शन नहीं करता है तो इसका मतलब ये कि मतलब अगर मान लीजिए हवा है तो हवा से रिएक्शन नहीं करेगा, जल से रिएक्शन नहीं करेगा, तो जो मिनरल मतलब जो मेन चीज है वो बचा का बचा ही रहेगा। नहीं तो हम लोग कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। पोटासियम गायब, उसके बाद सोडियम गायब, तो ये बचा भी तो रहना चाहिए ना, इसे सुरक्षित भी तो रखना है ना, इसीलिए हम इसे तेल के अंदर रखते हैं। इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो बहुत क्रियाशील होती है। तो अब बच्चों बोर्ड में हम इसे कैसे सजा के लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो बच्चों हम लोग बोर्ड में इसे इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम, है ना। देखिए पहला लाइन हम लोग को एज इट इज उतार लेना है बच्चों। उसमें क्योंकि लगाएंगे सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि बच्चों देखिए ये वाली लाइन लिखने से क्या हुआ, आपके पास एक लाइन एक्स्ट्रा हो गया, तो आपके पास वेटेज बढ़ गया बच्चों। ये देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है तो बोर्ड वाले और खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आपको जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं भी आता है ना आपको कुछ अपने से शब्दों का जुगाड़ करके उसे और भी खूबसूरत बनाना है ताकि बोर्ड वाले को अच्छा लगे, है ना। जो चेकिंग करे उसे अच्छा लगे और आपको मार्क्स अच्छा मिले। क्योंकि लिखे अब एक नंबर में लिखेंगे बच्चों, ये तीनों अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, अत्यधिक क्रियाशील। अभी मैंने आपको बताया ना ये खुला रह ही नहीं सकता, ये तुरंत किसी ना किसी से रिएक्शन कर जाता है। बहुत ज्यादा बच्चों ये रिएक्टिव, बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। प्लस बच्चों हवा को मतलब ये क्या करती है, हवा की ऑक्सीजन से मिलकर मतलब एयर में अगर आप खुला छोड़ोगे ना, मतलब उसे एयर कहते हैं, एयर की ऑक्सीजन से मिलकर तुरंत ऑक्साइड बना लेती है। मतलब इसे जैसे आप खुला छोड़ोगे बच्चों तो सबसे पहले इसे तो हवा ही मिलेगा, तो उससे ऑक्सीजन को लेकर ये तुरंत ऑक्साइड बना देती है ना। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से पढ़ो, हवा की ऑक्सीजन से मिलकर तुरंत क्या करती है, ऑक्साइड बना देती है ना। उसके बाद है बच्चों तीसरा कारण, जल पानी के संपर्क में आने पर, ठीक है, जल मतलब वही पानी, जल मतलब हम किसे बोले बच्चों, पानी को, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। जल किसे कहते हैं बच्चों, पानी को। जल के संपर्क में आने पर क्या होती है बच्चों, बहुत ही भयानक सब चीज होती है। तेज उष्मा निकलती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हीट निकलती है बच्चों, बहुत ज्यादा हीट। प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है बच्चों। क्या बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है बच्चों, जिसका कोई रंग नहीं होता है, जो मतलब अगर आप उसे जलाओगे तो पॉप पॉप का साउंड होगा, समझ में आया बच्चों, उसे हाइड्रोजन गैस कहते हैं। उसके बाद कभी कभी आग भी लग सकती है। कहने का मतलब बच्चों मान लीजिए एक पोटासियम है, वो अगर पानी में गया बच्चों, मान लीजिए सोडियम है, अगर वो पानी में गया बच्चों तो वो जल से रिएक्शन करके वो ऑक्साइड, जल से रिएक्शन करके वो जल जाएगा। वो जो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है बच्चों वो जल जाती है। जब जैसे जलती है उनकी परत इतनी ज्यादा फायर पकड़ लेती है बच्चों कि ये सोडियम को भी जला देती है साथ साथ। आया बात समझ में। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आग भी लग सकती है, दैट्स द रीजन, इसी वजह से बच्चों। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर इस प्रश्न का ओवरऑल तो लास्ट में पॉइंट क्या बनता है, अब इसको वैसे लिखेंगे क्योंकि पूछा क्या था, सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित होता है, कारण बताना है, कारण बता दिए। तो बच्चों अगर हम इस प्रश्न को ओवरऑल अगर समराइज करते हैं कि सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, कारण तो मैंने बता दिया। अब अंतिम में बच्चों अंतिम बिंदु ये होती है कि हमें इसे समराइज करके लिखना है ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर मिल पाए। तो हमें इसे समराइज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, तेल इनके चारों ओर सुरक्षा परत बना देता है। देखिए बच्चों चूंकि तेल से ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो तेल क्या करेगा बच्चों, इनके चारों ओर क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान मतलब सुरक्षा परत बना देगा, एक लेयर बना देगा। ना ही इससे जल जा पाएगा बच्चों, ना ही इसके थ्रू एयर आ पाएगा, है ना। अब समझो बच्चों, परत बना देता है जिससे हवा और नमी का संपर्क नहीं होता। हवा मतलब एयर, एयर से उसको क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इसमें संभावना ही नहीं होगा, ऑक्सीजन उससे मिल ही नहीं पाएगा। और नमी, नमी कहने का मतलब बच्चों जल चाहे स्टीम लेवल पे हो, गैस हो या लिक्विड फॉर्म पे हो, तो ये इसका संपर्क में नहीं हो पाता है बच्चों, इसी वजह से ये सुरक्षित रहता है। तो यही इसका कारण होगा, समझ गए बच्चों। तो ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखते हैं बच्चों इस प्रश्न को जो कि 2015 और 2018 में पूछा गया था। बच्चों देखिए प्रश्न इतना मस्त है ना कि आप अगर इसे समझ गए, चाहे आपसे ये दीर्घ में पूछा जाए या लघु में पूछा जाए, अगर आप इतना सारा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो ना, आपसे ऑब्जेक्टिव में ही क्यों ना पूछा जाए, आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ये तो हमें पता ही है। एल्युमिनियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। लेकिन बच्चों ये पोटासियम
या सोडियम जैसी क्रियाशील धातु नहीं है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन बनाने में किया जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों, इसका कारण बताना है आपको, है ना। तो बच्चों देखिए, जब भी आपको साइंस में कारण बतानी होगी ना, हम पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप बोर्ड पर ऐसे लिख सकते हो, या आप इसमें से मान लो 3-4 छोड़ भी दिए ना, आप सफिशिएंट लिख दोगे, 2 नंबर के लिए वो काफी है। अगर आप ऐसे लिखते हो ना, साइंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सही कारण देते हो और जितना चाहिए उतना दे देते हो तो ज्यादा ढड्डा लिखने का जरूरत नहीं है। बच्चों देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि अल्युमिनियम क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ये बात हमें पता है। लेकिन बच्चों ये पोटासियम और सोडियम जैसा क्रियाशील नहीं है कि खुलते ही क्या हो जाए, भड़ाक से जल जाए, है ना, उसका ऑक्साइड बनते ही क्या हो जाए, ये जल जाए, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात आपको पता है, क्रियाशील तो होती है अत्यधिक, बट उनके जैसा नहीं। फिर भी खाना बनाने वाला बर्तन में उपयोग होता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है अल्युमिनियम हवा से मिलते ही, जैसे ही बच्चों मान लो ये अल्युमिनियम का पीस है और ये जैसे ही बच्चों हवा के कांटेक्ट में आया, मान लो ये हवा है, हवा के बच्चों ये कांटेक्ट में आया, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है बच्चों, तो सबसे पहले ये क्या करता है, Al2O3, मतलब Al2O3, अल्युमिनियम का Al होता है बच्चों, अल्युमिनियम आपको याद होना चाहिए। ये सबसे पहले क्या होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है हवा से मिलते ही, हवा से मतलब उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, मतलब हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है बच्चों, उनसे वो रिएक्शन कर जाता है, क्रियाशील हो जाता है बच्चों। तो ये क्या बना देता है बच्चों, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है, इसकी एक परत बना देता है, मतलब इसकी एक लेयर बना देती है बच्चों, इनकी क्या बना देती है, एक लेयर बना देती है बच्चों। ये जो लेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये खाना तभी बन पाएगा जब ये लेयर बनता है। अब देखो, चूंकि यह परत जंग नहीं लगने देती, जैसे ही बच्चों ये लेयर बनी ना, आपको पता है ना लोहा में आयरन क्यों लगता है, लोहा में जंग क्यों लगता है बच्चों, क्योंकि वहां पे ये कुछ ऐसा ऑक्साइड जैसा लेयर नहीं बनता है जिसके वजह से ऑक्सीजन के संपर्क में आके, नमी के संपर्क में आके बार बार ये क्या होता है, रोस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आती है बच्चों, तो ये क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जिसके वजह से बच्चों इसमें जंग नहीं लगती है। ये जो परत है, अब हवा को ये आने ही नहीं देती, मतलब ये हवा के संपर्क को इसके अंदर मतलब टच होने नहीं देती है, जिस वजह से बच्चों ना जंग वाली समस्या होगी, ना किसी और तरह की समस्या होगी, है ना। तो जंग नहीं लगने देती है बच्चों कौन, Al2O3, क्योंकि वो ऑक्साइड का लेयर बना दिया। खाने के साथ भी बच्चों ये अभिक्रिया नहीं होने देती, है ना। जैसे ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बनाया, ये बच्चों ना ही ये ऑक्सीजन को मतलब आने देता है, जिसके वजह से बच्चों जंग नहीं लगती है, और नमी भी आने नहीं देती है बच्चों, जिसके वजह से बच्चों दूसरा कारण क्या है, खाने के साथ अभिक्रिया भी नहीं होने देती, मतलब ये लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सुरक्षित रहती हैं। तो आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो कि बच्चों इसका आंसर आप कैसे लिखोगे कि देखिए, अल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है, लेकिन बच्चों ये क्या करता है बच्चों, लेकिन ये जो है एक प्रकार से खाना को सुरक्षित रखता है। क्यों, क्योंकि इसके जो परत है बच्चों, ये इससे अभिक्रिया नहीं करती है, जंग लगने नहीं देती है, जिस वजह से ऐसा उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता दिया हूं, आप जैसे भी आप लिखो, आपका मर्जी। अब बच्चों, अब लास्ट अल्युमिनियम को ही क्यों यूज करते हैं, इसके भी पीछे कारण होगा ना, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। ऐसे बोर्ड के हिसाब से तो बस आपको ये तो बताना था, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं आखिर अल्युमिनियम ही क्यों बच्चों, क्योंकि ये हल्का होता है। आपको पता है ना अल्युमिनियम कैसा होता है, हल्का, लेकिन आप लोहा अगर उसी टाइप के अगर उठाओ, उतना ही एरिया में उठाओ तो भारी होता है, ये आपको पता है। सेकंड बच्चा, उष्मा का अच्छा सुचालक होता है बच्चों, चूंकि आपको पता है खाना तभी अच्छा से बन सकती है। मान लो हम यहाँ एक बर्तन ले लिए, अब यहाँ पे हम बच्चों आग लगा दिए, यहाँ पे आग लगा दिए बच्चों, यहाँ पे सामान है, इसको गर्म होना पड़ेगा ना बच्चों, इसके गर्म होना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये ऐसा मतलब हम यहाँ मटेरियल लगा दिए हैं जो कि गर्म ही नहीं हो रहा है, तो बच्चों ये खाना बनना पॉसिबल है क्या, ढंग से बन पाएगा क्या, है ना। मतलब पता चला अगर गर्म भी हो रहा है तो एक दिन पूरा लग गया, ऐसा तो नहीं है बच्चों। पता चला ज्वलन भी तो नहीं होगा ना, पर हम क्या जलाएंगे बच्चों, कुछ तो होना चाहिए ना जलाने के लिए। तो बच्चों देखिए, यहां पे अगर एल्युमिनियम का रख देते हैं, चूंकि जैसे हीट मिलता है बच्चों, तो ये भी गर्म हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, गर्म, तुरंत गर्म, ये गर्म तो फिर इसको गर्म करता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। तो उष्मा का अच्छा सुचालक मतलब क्या होता है, एक ऐसा माध्यम मतलब जिसमें ये उष्मा को क्या कर सके, इधर से उधर लेके आ पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सुचालक। तो ये उष्मा का बहुत अच्छा बच्चों सुचालक है, और जल्दी गर्म होकर समान रूप से ताप फैलाता है। जैसे ये गर्म हो जाएगा जल्दी, ये समान रूप से बच्चों ये ताप फैलाएगा, ताप निकालेगा समान रूप से, जिस वजह से बच्चों एल्युमिनियम का उपयोग होता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, जो ये वाला प्रश्न है 2021 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए दो भौतिक गुणों के आधार पर। बच्चों देखिए, जब भी लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछी जाती है ना, तो वैसे भी ज्यादा वर्डों में आपको आंसर नहीं देना रहता है, तो दो ही पूछा है। यहाँ पे 6 तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 2 नंबर के मार्क्स वाले होते हैं, है ना। तो दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है आपको। धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर क्या अंतर है, ये हमें बताना है। जो आप देख सकते हो, जो आप एक्चुअल में बिना किसी लैब टेस्ट का आप बता सकते हो, तो वही के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना। तो सबसे पहले आपको तो मैं 3 ही बता दूंगा, मैं चाहूंगा तो 6 भी बता दूं, लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3 बता देता हूं। कम से कम आप 2 भी लिखोगे तो आपके बोर्ड के लायक हो जाएगा। आप 3 अगर भूल भी गए तो आप 2 तो लिख ही लोगे। देखो, दो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर निम्न है। निम्न मतलब ये नीचे मैंने लिख दिया है ना। ये सारी अंतर, जब भी बच्चों आप बोर्ड में अंतर लिखोगे ना, मान लो किस में अंतर बोला था बच्चों, धातु में और अधातु में, तो आप सबसे पहले किस आधार पे बच्चों, भौतिक गुण के आधार पे। तो भौतिक गुण ऊपर लिख दिए, इधर धातु लिख दिए बच्चों, और इधर अधातु, तो एक डब्बा सा बना दिए बच्चों। ये देखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। अब देखो क्या है, इसका आंसर लिखेंगे, धातुएं के तार खींचे जाते हैं, अर्थात ये तन्य होती हैं। बच्चों देखिए, अगर आप धातु को अगर आप खींचोगे ना, खींचोगे, ये तार के तरह मतलब खींचा चले जाएगा, है ना। ये तार की तरह क्या होगा बच्चों, खींचा चलेगा, अर्थात ये तन्य होती हैं। इससे बच्चे तार बनाई जा सकती हैं, जैसे कॉपर की तार, एल्युमिनियम की तार, इनकी तार बनती है बच्चों, है ना। सिल्वर की तार, लोहा की तार, सॉरी इनकी तार, क्या बोलते हैं उसे, सोना की तार। बच्चों ये आपको तो वो सुने ही होगे ना, 1 ग्राम में कितने किलोमीटर तार बन जाते हैं। 1 ग्राम में बच्चों 2 किलोमीटर की तार खींची जा सकती है सोने की। आया बात समझ में, ठीक है। तो इस वजह से ये तन्य होती है बच्चों, ये स्पेशल नाम है। जो तार जो बनाने का जो मतलब ये तार बन सकती है, मतलब खींची जाती है तार जैसा, तो इसी जो ये जो मतलब नाम है बच्चों, उसे तन्य कहते हैं, जिसके वजह से इसको एक स्पेशल नाम ही मिला है, धातु को तन्य होती है ना। लेकिन बच्चों अधातु जो है बच्चों, ये तन्य बिल्कुल भी नहीं होती। इसे आप खींचोगे ये टूट जाएंगी, है ना। इसे आप खींचोगे तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये टूट जाएंगे। तो ये तन्य तो नहीं होती है। मतलब आपको एक बात याद रखना है, ये जो होगा ये वो नहीं होगा, मतलब ये जो है ये उसका उल्टा है, मतलब ये अगर है तो ये नहीं है, यही इसका आंसर होगा बच्चों। मतलब यही इसके बीच में अंतर होगा। आपको बस एक याद करना है, दूसरा तो ऑब्वियस बात है आपको याद हो जाएगा। अगर आप तन्य याद नहीं भी कर पाओ तो आप लिखोगे धातुएं क्या होती है, उससे तार खींची जाती है, अधातुओं से तार खींची नहीं जाती है। ऑब्वियस बात है, एक अंतर हो गया बच्चों। सेकंड क्या, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाए जाते हैं। धातुओं के पीट कर बच्चों, मान लो ये धातु है, इसको पीट कर बच्चों, पीट कर क्या बनाई जाती है, एकदम प्लेट जैसे पत्थर बनाए जाते हैं। थाली खाते हो ना एल्युमिनियम के थाली में, या आप घर में थाली यूज करते हो ना बच्चों, स्टील वाले थाली या एल्युमिनियम वाले थाली, ये एक तरह से पत्थर टाइप की है बच्चों। और पीट दे बच्चों सिल्वर फॉइल, है ना, या एल्युमिनियम फॉइल। मतलब जो मान लीजिए खाना वगैरह जो बनता है घर पे, उनके ऊपर जो ये फॉइल जो रहती है वो कितनी पतली रहती है बच्चों, वो भी पीट कर बनाई गई है। सिल्वर फॉइल बच्चों जो मिठाइयां में होती है, जो कितनी पतली होती है, वो तो कुछ लोगों उसे खा भी लेते हैं, मतलब वो खाने योग्य भी होते हैं, उसे खाया जा सकता है। तो मतलब वो इतनी पतली हो सकती है, समझो वो कितनी ज्यादा वो पत्थर बन सकती है। मतलब वो पीटने पे भी नहीं टूटती है, मतलब वो पीटने पे बच्चों पत्थर जैसी बनती है ना। पीट कर पत्थर बनाए जाते हैं, मतलब फॉइल टाइप के बनाए जाते हैं या प्लेट बनाए जाते हैं। इसी गुण को बच्चों धातुओं का आधात तर्जीह होता है। पत्थर बनाए जाते हैं बच्चों। तो इसी गुण को, मतलब धातुओं के इसी गुण को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आधात वर्धीय कहते हैं बच्चों। यहाँ वो छूट गया था, इसी गुण को क्या कहते हैं बच्चों, आधात वर्धीय कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आधात वर्धीय है, इसका मतलब ये आधात वर्धीय नहीं होगा। कौन, अधातु। तो ये लेकिन अधातुओं को पीटने पर ये चूर हो जाती है बच्चों। अगर आप इसे मारोगे ना, ये टूट जाएंगी, है ना, ये चूर हो जाएंगी। तो मतलब ऑब्वियस बात है, जो ये होगा वो ये नहीं होगा बच्चों। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो ये वाला आपको याद करने में समस्या हो, दिक्कत हो, या किसी 2 में से एक को, तो आप ये लिख देना, धातुएं कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं कठोर नहीं होती है। बच्चों देखो कितना सिंपल है, धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन अधातु कठोर नहीं होती। आप लोहा को कितना मारो जोर से, क्या ये टूट पाएगी, जल्दी नहीं टूटेगी, आपका हाथ टूट जाएगा। तो धातुएं क्या होती है बच्चों, कठोर होती है। तो आप आंसर को बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। ये बहुत ईजी तरीका है बच्चों, आप किसी भी आंसर को इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब बच्चों ये वाला प्रश्न 2015 में पूछा गया था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़ी अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, मतलब इसी से रिलेटेड, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखो
लौ परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है बच्चों? मतलब फ्लेम टेस्ट में है तो केमिकल मतलब उसका मतलब कौन सा रंग होगा, उसका जो फ्लेम होगा उसका क्या रंग होगा, उसका क्या कलर होगा वो बताना है। जब लौ परीक्षण होती है बच्चों, मतलब जब बच्चों सोडियम को जलाया जाता है ना, जब उस पर आगिन लगता है, जलाया जाता है बच्चों, तो उसकी जो ये लौ होती है, मतलब जो फ्लेम होती है ना बच्चों, इसकी क्या कलर होती है बच्चों, हमें ये बताना है। हमें क्या बताना है? ये बताना है किसका बच्चों? सोडियम का। बच्चों इसकी जो कलर होती है वो होती है सुनहरा। क्या होती है बच्चों? सुनहरा। सुनहरा मतलब बच्चों गोल्डन येलो, है ना। येलो और गोल्डन को मान लो आप मिला दिए तो क्या बन जाएगा? गोल्डन येलो टाइप का सुनहरा कलर बन जाएगा बच्चों। ये कौन से रंग का होता है? सोडियम का लौ कौन से रंग का होता है बच्चों? सुनहरा रंग का। तो आप समझ जाओगे बच्चों। अगर प्रश्न को ऐसे पूछ ले कि लौ परीक्षण में पोटासियम का रंग कैसा होता है, लौ परीक्षण में कैल्शियम का रंग कैसा होता है, लौ परीक्षण में बच्चों कॉपर का रंग कैसा होता है, तो कैसे बताओगे? तो देखो बच्चों मैं आपको याद करा देता हूं बच्चों। लौ परीक्षण में पोटासियम का रंग बच्चों बैगनी होता है, ठीक है। कौन सा रंग होता है बच्चों? बैगनी। ये आपको याद करना है। कैल्शियम का रंग बच्चों ईट लाल जैसा होता है ना, लाल बोल लो या ईट लाल जैसा होता है। उसके बाद कॉपर का कौन सा होता है बच्चों? हरा, ये नीला, हरा नीला होता है, फिर भी आप हरा मान के चलो। तो बच्चों आप समझ में आ गया, आपको आइडिया लग गया। अगर इसके जगह पे किसी भी तरह की प्रश्न अगर पूछ ले, सेट कर ले, तो आप इसके जवाब को दे सकते हो या नहीं? तो दे सकते हो। अगर बच्चों ये अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले, जो कि बहुत हाईयर चांस है पूछने का, तो बच्चों हमें बताओ कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो पोटासियम का, बैगनी, कैल्शियम का, ईंट लाल, कॉपर का, हरा नीला, आप इसे याद कर लेना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद रखोगे, अगर आप इसे याद रखोगे बच्चों, तो आप ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब प्रश्न है कि क्या होता है जब धातु वायु में दहन करती है? ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। देखो बच्चों ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि जब धातु को हम जलाते हैं, जलाते हैं मतलब पानी के अंदर तो नहीं बच्चों, हवा में जब जलाते हैं, तो उस समय क्या होता है बच्चों? जब धातु वायु में जलता है, दहन करता है, क्या होता है वही हमें बताना है बच्चों। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो ये एक तरह से एक टॉपिक की तरह है। मतलब जब कोई भी धातु हो, जब वो वायु में आखिर दहन करता है तो क्या होता है बच्चों? यहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। मैं सारी बातों को अच्छे से समझाऊंगा, साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा। देखो बच्चों, जब कोई धातु वायु में दहन करती है, मतलब जलती है, तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्योंकि बच्चों जब भी कोई मतलब धातु अगर हवा में जल रहा है, हवा में जल रहा है मतलब हवा में ऑक्सीजन होगा ना बच्चों, जब ऑक्सीजन उसके संपर्क में आता है तो बच्चों क्या बना देती है? ऑक्साइड बना देती है ना। उसी को ये लिखा है, उसी को ये कैसे लिखा है बच्चों? उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना देती है बच्चों। ये आपको याद रखना है। इस प्रक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होती है बच्चों? उष्मा भी और प्रकाश भी। उष्मा मतलब बच्चों हीट भी, और प्रकाश भी उत्पन्न होती है। तो धातु का वायु में दहन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। ये एक प्रकार की ऑक्सीजन टाइप की बच्चों क्या है? समीकरण है, मतलब ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों, है ना। ये ऑक्सीडेशन आप अभी याद रखना, मैं बाद में इसे अच्छे से समझाऊंगा। अब बच्चों अब क्या सामान्यता यह धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें से। ये जो सामान्यता जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे ये ऑक्सीजन से बच्चों रिएक्शन करते हैं, तो ये मतलब नेचुरली क्या होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सामान्यता कुछ कुछ नहीं होते हैं बच्चों, मतलब उसे जो मिलेगा, मान लो सामने एसिड है तो खुद बेस बन जाएगा, मतलब सामने अगर एसिड है, मतलब अगर सामने अम्ल है तो खुद क्षार बन जाएगा, अगर सामने बच्चों अगर क्षार है तो खुद अम्ल बन जाएगा। लेकिन सामान्यता मतलब बच्चों जनरली ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड, वो क्षारीय होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, समझ गए? यहां तक आपको कोई दिक्कत? अब बच्चों इसका उदाहरण क्या होगा? मैग्नीशियम धातु वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है बच्चों, ठीक है, और तेज सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसमें हीट भी होती है। समीकरण आप क्या लिखोगे बच्चों? 2mg + O2। ये 2 क्यों लगा दिया हूं बच्चों? मैंने इसे संतुलित ऑलरेडी करके लिखा है, ताकि आप एग्जाम में संतुलित लिखोगे तो आपको मार्क्स सही मिल जाएगा। 2mg + O2 गिव्स क्या देता है बच्चों? 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये धातु का ऑक्साइड है, ये धातु की ऑक्साइड है बच्चों, है ना। ये जनरली क्या होती है बच्चों? ये जनरली धातु की ऑक्साइड क्या होती है बच्चों? बेस होती है।
हैं, मतलब क्षारीय होती हैं, है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संपर्क में आके बच्चों क्या बन गया, धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों आप इसे इतना लंबा को याद कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है ना। मैं इसे आपके लिए शॉर्ट कर देता हूं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप इसे ना पॉइंट बाय पॉइंट याद करने का कोशिश करो। जब धातु वायु में दहन करती है ना बच्चों, तो क्या बना देती है, धातु ऑक्साइड बना देती है बच्चों। किसकी उपस्थिति में, मतलब किसके प्रेजेंट में बच्चों, ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, धातु ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, पहला पॉइंट। इस प्रक्रिया में उष्मा एवं प्रकाश बच्चों, इस प्रक्रिया में क्या निकलती है बच्चों, क्या उत्पन्न होती है, उष्मा भी और प्रकाश भी बच्चों, ये आपको याद रखनी है। सेकंड पॉइंट, थर्ड क्या है बच्चों, धातु का वायु में दहन एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चों। तीसरा क्या याद करना है आपको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसे याद करो, जैसे धातु अगर वायु में अगर दहन करे मतलब जले, तो क्या होगा बच्चों, ये धातु ऑक्साइड बनाएगा बच्चों, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा बच्चों। ये कौन सी बच्चों अभिक्रिया करती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करती है बच्चों। आपको ये तीन चीजों आपको याद करनी है ना। चौथा बच्चों जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली मतलब सॉरी जनरली, नॉर्मली नहीं जनरली, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, अम्ल नेचर के नहीं होते, है ना। अम्ल मतलब क्या, जो स्वाद में खट्टा हो, है ना, जो स्वाद में क्या हो बच्चों, खट्टा हो। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। उदाहरण भी आपको मैंने दे दिया, अगर आप बोर्ड में अगर उदाहरण आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू लिख देते हो, पहले तो आप मतलब भाषा में लिख दोगे, उसके बाद अगर आप इक्वेशन में अगर आप लिखते हो तो आपको जबरदस्त नंबर मिलता है बच्चों। मैग्नीशियम धातु वायु में जलकर क्या बना देता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ये MgO, ठीक है। और तेज सफेद प्रकाश उत्पन्न करता है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे चिंगारी जैसे जल रहा हो, है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, तेज सफेद प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो अगर ये ऐसे पूछ ले, लौ परीक्षण में इसका फ्लेम का रंग क्या होता है, इसका लौ का रंग क्या होता है बच्चों, तो सफेद होगा बच्चों, सफेद प्रकाश होगा। कौन सा होगा बच्चों, सफेद। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो आप उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अब बच्चों इस प्रश्न को देखो, 2018 और 19 में पूछा गया है बच्चों। प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, आपको ये बताना है। मतलब ये पूछ रहा है धातुओं को जब हम जल से मतलब पानी से जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब क्या होगा उस समय। मतलब धातुएं को अगर जल में भी रखेंगे ना बच्चों, वो उससे अभिक्रिया कर लेंगी तो क्या होगा, ये समझते हैं। देखो, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड है। ये सामान्यतः ये हाइड्रोक्साइड बनाती है ना। ये हाइड्रोक्साइड नहीं है बच्चों, ये सिर्फ ये हाइड्रोक्साइड है। सामान्यतः हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये देखो सब में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तो कॉमन है। हाइड्रोक्साइड बने या ना बने, हाइड्रोजन गैस तो सभी में निकलेगी, ये कॉमन है। ये बात आपको याद रखनी है। यह अभिक्रिया प्रायः उष्माक्षेपी होती है बच्चों। देखिए उष्माक्षेपी क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि जब धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये उष्माक्षेपी है या उष्माशेषी है। मतलब इसे ऑब्जर्व करती है हीट को या हीट को निकाल देती है। बच्चों देखिए, जब भी जल के साथ धातु अभिक्रिया करती है बच्चों देखिए, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो ये हीट को है ना निकालती है, ये हीट को बाहर की ओर निकालती है बच्चों। मतलब ये इंग्लिश में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इंग्लिश हिंदी में इसे उष्माक्षेपी कहते हैं, है ना। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गया। सामान्यतः धातु क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, उत्पन्न करती है, निकलती है, बाहर निकलता है ना। प्रायः ऐसे अभिक्रिया को बच्चों उष्माक्षेपी कहते हैं। मतलब ये जो अभिक्रिया प्रायः उष्माक्षेपी ही होती है। अब बच्चों इसमें देखिए तीन कंडीशन है। पहला क्या है, एक मेटल, तीन मेटल होंगे बच्चों जो कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेंगे, जिस वजह से इसको कहां रखना पड़ता है बच्चों, केरोसिन में रखना पड़ता है, तेल के अंदर रखना पड़ता है बच्चों। इतना ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों कि इसे कहां रखना पड़ता है बच्चों, इसे रखना पड़ता है तेल में। ये इतना ज्यादा बच्चों अत्यधिक अभिक्रिया करता है ना, ये अत्यधिक बच्चों क्रियाशील है, जिसकी वजह से हम इसे तेल में रखते हैं, है ना। और कुछ है बच्चों जिससे ठंडे जल में ये अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, लेकिन गर्म जल में बच्चों ये अभिक्रिया कर लेते हैं। गर्म जल मतलब हल्का सा गुनगुना पानी में, हल्का लुइक मतलब वाटर में, मतलब हल्का गर्म पानी में ये क्या होगा बच्चों, ये तुरंत उससे अभिक्रिया कर लेगा। अब क्या है बच्चों, एक दो कंडीशन समझ गए। तीसरा क्या है बच्चों, ना ये ठंडा पानी से होगा ना गर्म पानी से, एकदम दहाता हुआ एकदम गर्म पानी। वो कब होगा बच्चों, जब उसका क्या निकलेगा, भाप। जब ये भाप निकलता है बच्चों, जिसे इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, फेरस मतलब आयरन और जिंक ठंडे जल और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है बच्चों, लेकिन ये धातुएं भाप के साथ तीव्रता से, तेजी से, किसके साथ बच्चों, भाप के साथ, जिसे इंग्लिश में स्टीम कहते हैं, जो वो बहुत गर्म रहता है। पानी, गर्म पानी से भी ज्यादा गर्म क्या रहता है बच्चों, भाप। तभी ना वो स्टीम
वाली जो ट्रेंड जो बनी थी, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ताकत रहती है ना। स्टीम कुकर में कितनी ताकत रहती है, जो ऊपर ठेल देती है। तो ये देखो, भाप से तेजी से तीव्रता से क्या करती है बच्चों, अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखो सभी में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उड़ जाता है, बाहर निकलता है, उड़ जाता है। ये देखो उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ दिखा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जब ये ऐसे बाहर नहीं निकल जाता, अपने साथ बच्चों इसको भी जला देता है। ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है बच्चों, इतना तेजी से जलता है ना, ये इसे भी जला देता है, तो इसे भी ये खत्म कर देता है। जिस वजह से सोडियम कैल्शियम को बच्चों कहां पे जिस वजह से सोडियम पोटासियम को कहां पे रखते हैं, तेल के अंदर रखते हैं। लेकिन बच्चों कैल्शियम जो है ये खुद को नहीं जलाता है, इसके जो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु, ये तैरने लग जाते हैं, तो कैल्शियम को क्या करते थे बच्चों, तैरा देते हैं। समझ में आया बाहर की ओर? तो खैर वो नहीं समझना है अभी, आप बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। क्यों? क्योंकि जब भी ये अभिक्रिया करता है बच्चों, जब भी ये अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो आपको तीनों कंडीशन यहाँ पे अच्छे से लिखने होंगी। आप कोशिश करो बच्चों, आप इसका 3 याद कर लो इक्वेशन, आप इसके 1 याद कर लो, आप इसके 3 इक्वेशन याद कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से भी याद करते तो बच्चों ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो देखो बच्चों, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं बच्चों, ठंडे जल के भी साथ क्या कर लेते हैं, ये अभिक्रिया कर लेते हैं बच्चों। तो जैसे ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब इसे केमिकल इक्वेशन में बनाते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन को हिंदी में बच्चों रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो, सोडियम लिए, ये लिए वाटर लिए H2O, तो ये क्या बना दिया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया बच्चों, मुक्त कर दिया। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा ना बच्चों, मैंने यहाँ पे सामने 2 लगा दिया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसा क्यों किया बच्चों? देखिए ये ना एक्चुअल में जो करने का जो रीजन है, इसके पीछे कारण है कि मैंने इसे बैलेंस कर दिया। इस इक्वेशन को, इस रासायनिक इक्वेशन को बच्चों बैलेंस कर दिया, मतलब संतुलित कर दिया। ये बहुत जरूरी है। आप अगर आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी इक्वेशन को संतुलित कर कर लिखते हैं तो आपको जो मार्किंग है वो बेटर मिलता है। तो इसी वजह से बच्चों इस इक्वेशन को संतुलित किया। सेकंड क्या है बच्चों, जैसे ही पोटासियम को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ 2K + 2H2O, तो बच्चों ये क्या देता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसी तरह से कैल्शियम 2H2O प्लस कैल्शियम OH2, ठीक है, प्लस H2। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, मैंने पहला वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। अब देखो बच्चों, जैसे मैग्नीशियम को ठंडा पानी दोगे ना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये उससे रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी से, हल्का सा ताकत लगाओ गुनगुना पानी से, ये उससे रिएक्शन कर लेता है बच्चों। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम + 2H2O गिव्स Mg और हाइड्रोक्साइड, मतलब OH2 देता है बच्चों, और H को क्या करता है, मुक्त करता है। H मतलब क्या, हाइड्रोजन को बच्चों ये मुक्त करता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ये बात अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर एक छोटी सी मैंने मिस्टेक किया है, क्या यहां पर 2, आप यहां पर 2 नहीं लिखा है तो 2 लिख देता हूं, ये क्योंकि हाइड्रोजन ये 2 के फॉर्म में होगा तो ये इसे उड़ा देगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? ये H2 आप 2 के फॉर्म में ऐसे याद कर लो। इसके बहुत कारण है बच्चों, ये H2 आज के सामने 2 क्यों लिखा हुआ है, ये इस स्टेट में क्यों मौजूद होते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा जब आपको सीखने का मन होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास में। तो मैं सारी डिटेल्स को तोड़ कर आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आप बेसिक चीजों को भी अच्छे से समझ जाए बच्चों। तीसरा क्या, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ठंडे जल और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये ठंडा जल और गर्म जल से इसका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा बच्चों, इस लेवल का ये खतरनाक है। इसको क्या करना पड़ेगा ना, भाप देना पड़ेगा, मतलब इतना ज्यादा गर्म देना पड़ेगा कि ये उससे तेजी से तीव्रता करके क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले, है ना। तो ये उससे क्या करता है बच्चों, अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये धातुएं भाप के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं बच्चों। ये जितना भी है सब लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन ये क्या है ये गैस है, ये गैस है। ये कौन से फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये भाप के साथ ही रिएक्शन करेगा, कौन, एल्युमिनियम, आयरन और कौन, जिंक। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या बना देगा बच्चों, 3Fe + 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस क्या बना देगा, 4H2O। और ये हम लोग खाना बनाने वाला बर्तन में यूज करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप ये वाला इक्वेशन याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 2Al + 3H2O प्लस गिव्स क्या देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो O3 + 3H2 प्लस Zn + OH2O, है ना, गिव्स क्या देगा, ZnO + H2। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये चीज आपको याद है तो आप मान के चलो आप एग्जाम में फोड़ सकते हो। अब देखो बच्चों, अगर आपसे
ऑब्जेक्टिव में इस टॉपिक से अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसे कैसे बनाओगे? देखो बच्चों बहुत इजी है, आपको ना ये बात याद रख लेना, इसके ऑर्डर को याद कर लो। जल में अगर जल के साथ अगर बात हो क्रियाशीलता की, मतलब सबसे पहले कौन कर लेगा, जल्दी कौन कर लेगा, खत्म कौन कर लेगा, अगर उसका ऑर्डर आ जाए, बोल दे एग्जाम में कि इसमें से सबसे बेसी किसका होगा, या ऑर्डर दे दे कि कौन सा ऑर्डर सही है, तो आप क्या बताओगे? देखो सबसे पहले बच्चों सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe, उसके बाद कॉपर। तो ये एक क्रम से मैंने लिख दिया है बच्चों, आप इसे नोट कर लो, आप इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में या तो क्रम बाई पूछ लेगा या पूछ लेगा इन दोनों में सबसे अधिक कौन है, और ऑप्शन दे देगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, तो ये बात याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अब देखो ये वाला प्रश्न 2018 में पूछा गया था कि प्रश्न है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है ना। जिंक को बच्चों, मतलब इस जिंक को जब हम आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 में डालेंगे तो क्या होगा। अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है बच्चों। देखिए ये जो टॉपिक है, मतलब ये अगर हम समझने का कोशिश करें तो ये विस्थापित अभिक्रिया से आता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको क्रियाशीलता पता होना चाहिए धातु की। देखिए बच्चों पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है, तो हम इसे ऊपर लिखें। उसके बाद बच्चों सोडियम है, इससे कम क्रियाशील है, फिर इससे कम ये है, 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 इससे कम ये है। मतलब पहले पोटासियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। बच्चों देखिए ये सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है। इसका मतलब पोटासियम क्या कर सकता है, सोडियम को हटा के ये खुद घुस सकता है, लेकिन सोडियम पोटासियम को नहीं हटा सकता क्योंकि ये इससे कमजोर है बच्चों, तो ये उसे हटा नहीं सकता। आप ऐसे मान के चलो, आप स्कूल गए, आप अपना बेंच में बैठते थे जहां पे, आप वहां जाके बैठ गए। अगर आपसे कमजोर बच्चा रहा तो आप मारपीट के भगा दोगे, चलो उठो मेरे जगह से। लेकिन आपसे मजबूत रहे, आपसे डबल केजी का रहे, आप उसे भगा पाओगे क्या? नहीं, आप फिर दूसरे जगह पे जाके खुद बैठ जाओगे। सेम वही सीन है बच्चों, मतलब ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को भगा देगा और खुद वहां पे स्थापित हो जाएगा। तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहते थे? विस्थापित अभिक्रिया। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस उसी अभिक्रिया से ये मतलब उठा हुआ प्रश्न है। ठीक, अब समझते हैं बच्चों, जब भी जिंक आयरन को सल्फेट्स में मिला देते हैं आयरन सल्फेट के विलयन में, तो क्या होता है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में मिलाने पर क्या होता है, डालने पर आयरन विस्थापित हो जाता है। क्या विस्थापित हो जाता है बच्चों? आयरन क्या हो जाता है, विस्थापित, डिस्प्लेस हो जाता है बच्चों। अब कैसे होता है, आप देखो आयरन क्या है, जिंक से कम क्रियाशील है। ये आप देख रहे हो ना, आयरन मतलब Fe जिंक से कम क्रियाशील है, इसका मतलब है जिंक ज्यादा क्रियाशील है और आयरन कम है। मतलब जिंक जो है आयरन को भगा देगा, लेकिन आयरन उसको नहीं भगा पाएगा। इसी वजह से बच्चों जिंक क्या हुआ, आयरन को भगा दिया। जिंक है बच्चों, यहां पे क्या था, जिंक था और यहां फेरस सल्फेट था, तो जिंक क्या किया, सल्फेट में Fe को भगा दिया। ठीक है, और यहां से खुद इसमें मिल गया, तो क्या हो गया, जिंक सल्फेट। तो Zn प्लस FeSO4, मतलब यहां से Fe को भगा दिया तो क्या बना दिया, ये दोनों मिलकर आपस में जिंक सल्फेट प्लस Fe। समझ में आया? इसे रासायनिक अभिक्रिया में भी दिखाना था, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिंक को Zn से लिखते हैं, फिर क्या बोलते हैं बच्चों, फेरस सल्फेट। कहने का मतलब आयरन सल्फेट जो है बच्चों से क्या चीज से लिखते हैं बच्चों, उसे लिखते हैं FeSO4 से। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Fe से। बच्चों एक चीज इसमें और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, और हिंदी में उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया। ये बच्चों आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया, जिंक क्या हुआ, Fe को भगा दिया बच्चों, यहां पे खुद आ गया, जिंक सल्फेट बन गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम ठीक इसको ऐसे लिख दें, Zn है ना, ZnSO4, और बच्चों हम यहां पे लिख दें Fe, और बताओ बच्चों ये क्या करेगा, ये जिंक को भगा पाएगा क्या? बच्चों ये जिंक को नहीं भगा पाएगा। क्यों नहीं भगा पाएगा बच्चों? ये जिंक जो है आयरन से ज्यादा ताकतवर है, तो ये जिंक जो है खुद एक ताकतवर है, तो इसे ये इसमें घुसने ही नहीं देगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो नो रिएक्शन, यह रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, इसी वजह से ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आपको ये मेटल का मतलब धातु का बच्चों क्रियाशील आपको याद कर लेना है। ये ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे धुआंधार टाइप पूछता है, मतलब बहा देता है, इतना प्रश्न आता है ऐसे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो। सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आप ये याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों अब ये वाला प्रश्न 2024 और 20 में पूछा गया था, दो साल पूछा गया बच्चों। प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एनोडीकरण क्या है बच्चों। अगर आपसे पूछ ले एनोडीकरण क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इसी लेक्चर में कि एल्युमिनियम हवा से जब रिएक्शन करता है, मतलब हवा में जो ऑक्सीजन जो मौजूद होता है बच्चों, तो ये क्या बना देता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है बच्चों। ये इसमें ये परत आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों अब उसमें और जंग नहीं लगती है और उसमें हवा
का संपर्क नहीं होगा, तो जिसके वजह से और ये क्या होगा, ये जो पार्ट है उसके डैमेज नहीं होंगे, है ना, नमी नहीं आएगा, तो और भी क्या होंगे, ये बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों ये एनोडीकरण है क्या? बच्चों इसे और मजबूत बनाने के लिए कंट्रोल्ड तरीके से क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, थ्रू किसके, बैटरी से इसे एनोड बनाते हैं। बच्चों देखिए, जब एल्युमिनियम, मान लो ये एल्युमिनियम है, इसे कंट्रोल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर बच्चों जब इसे एनोडीकरण किया जाता है, एनोड किया जाता है बच्चों, तो इसमें अपने हिसाब से, कंट्रोल्ड हिसाब से बच्चों एक लेयर चढ़ाया जाता है, किसका, ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसके वजह से इसमें जंग नहीं लगेगा, ये सुरक्षित रहेगा। समझ में आया, ये इतना बेटर रहेगा। लेकिन जो नॉर्मली जो हवा में ऐसे नेचुरल तरीके से हो जाता है बच्चों, हल्का सा स्क्रैच लगेगा, उसका लेयर हट जाएगा, तो वो सुरक्षित नहीं होता। इसी वजह से बच्चों इसे कंट्रोल तरीके से हेवी बनाने के लिए क्या किया जाता है, एनोड किया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर। अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे इसे कैसे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, देखो, एनोडीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी, कठोर और सुरक्षात्मक परत विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। इसलिए बच्चों इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है। मतलब मान लो ये एल्युमिनियम का एक स्ट्रिप है, इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद बच्चों इसमें क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों हम इसमें कंट्रोल्ड लेवल पे क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड दे सकते हैं, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक लेयर बना सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, इसलिए इसे एनोडीकरण कहते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन बच्चों, ये समझ गए। नॉर्मली अगर आपको नहीं भी आ रहा है समझ में, तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि देखिए, प्राकृतिक तौर पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है वो उतनी सुरक्षात्मक नहीं होती है, तो ये एनोडीकरण प्रोसेस में क्या होता है, इसे एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक मोटी परत जो कंट्रोल तरीके से बनाई गई है, ये इसे और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही को बच्चों क्या बोलते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। समझ गए? अब बच्चों इसे अगर और एक्सप्लेन करके लिखना है, ताकि अगर इसके ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं तो आप इसे बना लोगे, टॉपिक भी समझ जाओगे। अगर और भी लिखने का मन हो, मान लो ये दीर्घ में अगर आ जाए, तो आप इसे अच्छे से भी लिख सकते हो कि एल्युमिनियम की वस्तु को एनोड बनाया जाता है, इसे पतले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से डुबोया जाता है। यहां तक आप याद रखना, एल्युमिनियम की वस्तु को एनोड बनाया जाता है कैसे, इसे पतले सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के विलयन में डुबोया जाता है। मतलब H2SO4 के विलयन में बच्चों इसे डुबो देंगे, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे बच्चों, धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, एल्युमिनियम की सतह पर Al2O3 की मोटी परत बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनोडीकरण हो जाता है, एनोड आकर क्या हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का और परत बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है बच्चों। इसी वजह से बच्चों यह परत क्या करता है, जंग से बचाती है बच्चों। यह परत क्या करता है, धातु को मजबूत बनाती है बच्चों। यह परत क्या करता है बच्चों, आकर्षक रंग भी धारण कर सकती है, जो कि देखने में और सॉलिड लगता है, इतना सॉलिड लगता है, मान लो ये ऐसे ही बिक जाएगा। तो ये बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। इससे किसी भी तरह के प्रश्न आ जाए तो आप इसे ऐसे बना लेना। अब इस प्रश्न को देखिए, ये 2014 और 21 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये 2014 में और एक बार 2021 में पूछा गया था। आखिर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। बच्चों इस्पात क्या होता है? इस्पात मतलब बच्चों आप ऐसे समझो, ये लोहा और कार्बन का मिक्स होता है, मिश्र धातु है बच्चों, जो कि स्टील कहलाता है ना। तो इस्पात का उपयोग क्यों नहीं होता है? मान लो ये गर्म जल का टैंकी है, इसको बनाने में तांबे का उपयोग होता है बच्चों। किसका उपयोग होता है? तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात का नहीं होता है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए मैं आपको बता दूं, चूंकि आयरन हो या इनसे जुड़ी और भी जो मेटल्स हैं वो भी हो, ये सब क्या करती है ना, ये जल से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल के भी साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। जैसे आप ये मान लो मैग्नीशियम, ये आपके गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। आयरन वगैरह क्या है ना बच्चों, ये अगर गर्म पानी मिला, अगर भाप वगैरह मिला, तो गर्म पानी नहीं, अगर भाप मिला तो इसके साथ तीव्रता से बच्चों ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है। ठीक है, लेकिन ये जो तांबा है ना बच्चों, ये तांबा जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता, मतलब ना ही गर्म जल से, ना ही ठंडा जल से, ना ही भाप से। इसी वजह से यहां पर किसका इस्तेमाल होता है? इसी वजह से यहां पर इस्तेमाल होता है इस्पात का, सॉरी इसका, तांबा का। तांबा इससे क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। इसी के कारण हम किसका यूज करते हैं? तांबे का यूज करते हैं। तो यही हम लोगों को लिखना है। अगर इसके जगह हम इस्पात लिख देते बच्चों, मतलब इस्पात को छोड़ो, आप मान लो लोहा को ही अगर हम ले लेते
ठीक है। अगर आप लोहा को ले लेते बच्चों तो Fe+4H2O, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता बच्चों, मतलब अभिक्रिया करके ये बना देता और H2O अलग कर देता। तो ये था इसका समस्या। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, ये अगर तांबा को लेंगे तो ये इससे अभिक्रिया करेगा ही नहीं, है ना। और ऊपर से उसको और सुरक्षा बनाने के लिए उस पर और भी ऑक्साइड का परत चढ़ा देते हैं, मतलब जो उसको सेफ रख सके, है ना। तो ये हमारे शुद्धता को बनाए रखेगा, टैंक का पानी का शुद्धता को बनाए रखेगा, कमजोर होने नहीं देगा, इस वजह से यूज होता है। अब देखो बोर्ड में आपको आंसर कैसे लिखना है, लिखना है आपको गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि, कारण पूछ रहा है ना बच्चों, कारण लिखना है, क्योंकि ये जल के भाप के साथ अभिक्रिया, मतलब क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। इसी विशेष गुण के कारण बच्चों तांबे का उपयोग गर्म जल के टैंक बनाने में होता है। मतलब 2014 और 21 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, सोचिए इतना इजी प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में, तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। आप आराम से इस टाइप के प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न आया तो भी आप टिक मार सकते हैं, है ना। चाहे ऑब्जेक्टिव में आए सब्जेक्टिव में, तो आपको अब डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अब इस प्रश्न को देखो बच्चों, 2018 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, बहुत इजी प्रश्न है ये। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना, और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे। मतलब आप ऐसा समझो, अभी हमें दो मतलब नाम बताना है ऑक्साइड का, जो कि उसके पास दो टाइप का नेचर होना चाहिए, एक अम्ल का भी और एक क्षार का। बच्चों देखिए, चूंकि आप 10th क्लास में, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, तो मैं आपको बता देता हूं। एसिड को हिंदी में बच्चों अम्ल कहते हैं। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अम्ल। अम्लीय भी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय, है ना, या क्षार भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी भस्म भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, भस्म या भस्म, जो भी कहना आप कह सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। यहां तक आप क्लियर हो, ये अभी आप याद रखना, आगे हो सकता है थोड़ा सा समझाने में काम आए। तो हमसे पूछा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। बच्चों देखिए, उभयधर्मी हम ऑक्साइड उसे कहते हैं, मतलब अगर सामने अगर हमें दिख रहा हो इस ऑक्साइड को कि सामने बेस है, तो ये खुद एसिड बन जाएगा। ये वाला ऑक्साइड क्या बन जाएगा, खुद एसिड बन जाएगा, और प्रोडक्ट को क्या कर देगा बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देगा, समझ में आया, और जल निकाल देगा, मतलब हाइड्रोजन बना देगा। कहने का मतलब एसिड प्लस बेस बराबर क्या होता था बच्चों, एसिड प्लस बेस बराबर क्या, मतलब एरो क्या होता था, न्यूट्रलाइजेशन प्लस क्या होता था बच्चों, वाटर रिलीज होता था। सेम उसी टाइप से ये सामने जैसा रहेगा ना, ये वैसा ही बन जाएगा, मतलब इसके पास डुअल नेचर होता है। अभी हम आगे और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब आपको रासायनिक समीकरण बताएंगे, आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, ये वे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय, जिसमें क्या बच्चों, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद है। ये एक ऐसा ऑक्साइड है बच्चों, ये एक ऐसा ऑक्साइड है बच्चों जिसके पास एसिड वाला भी गुण होगा, एसिड मतलब बच्चों अम्ल का भी गुण होगा, प्लस बच्चों किसका गुण होगा, बेस का भी गुण होगा, मतलब क्षार का भी गुण होगा। मतलब ये एक तरह का ऐसा ऑक्साइड होगा जिसके पास दोनों गुण हो सकता है, अम्लीय का भी हो जाएगा जरूरत पड़ने पे बेस का भी हो जाएगा, डुअल नेचर, है ना। ये वैसे ऑक्साइड है जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद हैं, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड क्या कहलाते हैं बच्चों, उभयधर्मी। उभय मतलब दो, उभयधर्मी ऑक्साइड। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। उदाहरण आपको याद कर लेना, बिहार बोर्ड क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा बच्चों, या आपसे सब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो पूछेगा कि इसमें से उभयधर्मी कौन है, ढेर सारा एग्जांपल दे देगा, ए बी दोनों, या उसमें से एक दे देगा, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये दोनों बिहार बोर्ड में अगर आप याद कर लिए तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है उभयधर्मी में। तो ये दोनों का नाम याद कर लो, Al2O3 मतलब अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ZnO, और Al2O3, ये आप याद कर लो। बस इतना छोटा सा चीज याद करना है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं इसको रासायनिक समीकरण से, आखिर ये कैसे चेंज करता है अपने आप को, हम लोग भी समझ लेते हैं। अगर आप इसके इक्वेशन को याद कर लिए ना बच्चों, अगर दीर्घ से भी अगर प्रश्न आ गया, लॉन्ग से भी, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो ये याद कर लेना आपके लिए बेटर है। नहीं भी करोगे तो इतना लिखोगे तो काम चल जाएगा, यहां तक भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, फिर भी आप याद कर लो तो अच्छा बात है। देखते हैं अब यहाँ पे हम लेते हैं एक बार जिंक ऑक्साइड को, एक बार अल्युमिनियम ऑक्साइड को। जब जिंक ऑक्साइड को बच्चों हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो सामने वाला को न्यूट्रलाइजेशन बनाने के लिए और वाटर रिलीज करने के लिए अपने आप को बेस बना लेता है, अपने आप को क्या बना लेता है, क्षार बना लेता है बच्चों। लेकिन जैसे हम इसको बेस के साथ रिएक्शन एक बार करवाते हैं जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पे अब बेस है, पहले तो एसिड था तो बेस बना लिया, अब ये बेस है तो बच्चों अपने आप को ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। पहले यहाँ पर ये एसिड से रिएक्शन कर रहा था बच्चों, ध्यान से देखो, ये एसिड से रिएक्शन कर रहा था तो अपने आप को ये बेस बना लिया, है ना, ताकि ये प्रोडक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। उसी टाइप से बच्चों ये अब बेस है तो अपने आप को ये
एसिड बना लिया, देख रहा है उसके पास डुअल नेचर है, एक बार एसिड बन गया एक बार बेस, सामने के हिसाब से, सामने एसिड है तो बेस बन गया, सामने बेस है तो एसिड बन गया, डुअल नेचर है। तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O, यहाँ क्या रिलीज कर दिया Na2ZnO2 प्लस H2O, ये सारी चीजें समझ गए। अब अल्युमिनियम भी वही करता है बच्चों, अगर सामने अगर एसिड है तो अपने आप को बेस बना लेगा, चूंकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। उसी टाइप से बच्चों अगर सामने बेस है तो अपने आप को क्या बना लिया, एसिड, मतलब एसिड जैसा बिहेव करेगा, एसिड जैसा व्यवहार करेगा। सामने अगर बेस है तो खुद को एसिड बना लेगा। तो ये इक्वेशन याद कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से, लॉन्ग के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए, हर चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारी चीजें अगर आपको याद रहता है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चले जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कि 2017 और 18 में एकदम रेगुलर बेसिस पे आ गया है, और इस बार बच्चों इंटरनेट वाला मॉडल पेपर में भी सेम प्रश्न दिया है। तो प्रश्न इतना हेवी है ना, अगर आप इस प्रश्न को आप अगर कॉन्सेप्ट अगर इस प्रश्न का समझ लेते हो तो अगर इससे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए या लघु उत्तरीय आए, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इस चैप्टर के इस टॉपिक से या तो दो ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं। देखो पहली बात, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ प्रश्न है 5 नंबर का, या तो ये वाला प्रश्न आ जाए कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताना है, या तो ये आ जाएंगे कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो इन दोनों के अलावा कुछ आएगा नहीं, तो इससे बेहतर है कि हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे ढंग से पता हो, ताकि इससे ऑब्जेक्टिव आए, दीर्घ उत्तरीय आए, लघु उत्तरीय आए, कुछ भी आए आप इसे आराम से बना सकते हो। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, तब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आसान भाषा में। आखिर इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या चीजें हैं, किन पे डिपेंड करती है, कैसे रिएक्शन करती है, सब समझते हैं। तो देखिए, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद करना है, मेटल और नॉन मेटल में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों जब भी अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न आ जाए साइंस में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसके आधार पर करना, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर लिख देंगे। एक बच्चों एक डब्बा सा बना देंगे, है ना, एक डब्बा सा बना देंगे बच्चों। अब यहां लिखेंगे धातु और इधर क्या लिख देंगे बच्चों, अधातु, क्योंकि इसी दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करनी है बच्चों। अब क्या करनी है इसके साथ, हमें अगर मान लो 1 नंबर यहां पे लिखा है तो 1 नंबर हमने यहां पे भी लिखना होगा। तो मतलब अगर जिस बेसिस पे हम यहां पे लिखेंगे उसी बेसिस पे हमें अंतर स्पष्ट करना होगा। अभी हम समझाएंगे और समझ में आएगा। तो ये एक लिखने का फॉर्मेट होता है अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो ये एक करेक्ट और स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी चीजों के अंतर को लिखने के लिए, खास करके साइंस में। ठीक है, आप ऐसी गलती ना करेंगे, साइंस में अगर ढड्डा टाइप का लिख दिए तो नंबर उससे कट सकता है, उसमें बेहतर तरीके से नंबर जांच नहीं मिल पाती है, मतलब नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। अब आते हैं वापस हम लोग अपने प्रश्न में। रासायनिक गुणधर्म के आधार पे आखिर धातु और अधातु में क्या अंतर है ना, उसमें क्या चीजें केमिकल रिएक्शन होती हैं, सारी चीजों को समझेंगे। जो सबसे पहला अंतर है बच्चों वो क्या है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। इसका मतलब बच्चों धातु क्या करती है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है, छोड़ देती है या जाने देती है अपने फायदा के लिए। जब ये जाने देती है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में होता है, इसी के कारण वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब धनात्मक, विद्युत धनात्मक चार्ज हो जाती है, विद्युत धनात्मक चार्ज हो जाती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं Na+ Ca+। समझ में आया। लेकिन अगर ये विद्युत धनात्मक है तो इसका अंतर में ये इससे उल्टा होगा ना, अधातु इससे उल्टा होगा। इसका मतलब ये अगर उल्टा होगा तो ये विद्युत धनात्मक है तो ये विद्युत ऋणात्मक होगा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। आया बात समझ में। तो अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, जैसे O- Cl-। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि हम लोगों को अंतर कैसे लिखना है। तो अब ये भी समझ गए अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्यों होती हैं अधातुएं अगर विद्युत ऋणात्मक है बच्चों, तो इसके पीछे का एक ही कारण होता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चों गेन करता है ना। ये इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की होती है बच्चों। जब ये लेता है उस वजह से इसमें और भी नेगेटिव चार्ज आ जाती है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक। जैसे क्या लिख सकते हैं, O- Cl- एक्सेट्रा। तो ये बात आप समझ गए। अब सेकंड अंतर क्या समझते हैं बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, क्षारीय होते हैं। मतलब जो धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं ना, जैसे मान लो कोई सोडियम है, सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, जैसे सोडियम का जो ऑक्साइड है Na2O, ये क्षार होगा बच्चों। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये बात आपको पता
होना चाहिए। जनरली क्या होता है बच्चों, जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। अब फिर से वापस जब ये जल में घुलती है बच्चों, तो ये क्या बना देती है, ऑलरेडी एक क्षार बना देती है NaOH। उसी तरह से बच्चों अगर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जनरली, तो जनरली अधातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय होते हैं। मतलब ये अगर बेसिक नेचर के हैं बच्चों, तो ये कौन से नेचर के हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के। अगर धातुओं के ऑक्साइड भी क्या हो जाएंगे, अम्लीय होते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बना देते हैं। तो जैसे तो CO2 बच्चों यहाँ अम्ल है, तो जैसे ये जल में घुलेगा तो वापस ये भी क्या बना देगा बच्चों, इसको भी क्या बना देगा, अम्ल बना देगा। बात समझ में आया बच्चों? तो ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। वो क्षारीय उसका ऑक्साइड और इसका क्षार बेसिक, जब ये जल में घुलता है तो बच्चों वो क्षारीय बनाता है, और ये जब जल में घुलवाता है तो बच्चों ये क्या बना देता है बच्चों, ये भी अम्ल बना देता है। समझ में आया? क्योंकि अम्ल तो अम्ल ही बनाया। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए बच्चों, जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, जब धातु अम्लों से, H2SO4 बच्चों एक तरह का एक अम्ल है, ठीक है, मतलब एक एसिड है बच्चों। जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं बच्चों, तो सबसे पहले वो लवण बनाती है, तो जिंक सल्फेट यहाँ एक लवण हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और कौन सा गैस बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किससे, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक उसी प्रकार से जब अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है, जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और H2 गैस का निर्माण नहीं कर पाती। जैसे मान यहाँ पे अगर जब धातु को हम अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा बच्चों, लवण और हाइड्रोजन बना देगा। लेकिन जैसे अधातु को हम रिएक्शन करवाएंगे वो उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, वो उससे मतलब ये नहीं निकाल पाएगा, क्या, लवण और हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा। वही को यहाँ पे लिखा है, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और H2 गैस का निर्माण नहीं कर पाती है। जैसे जब हम कार्बन को, ठीक है, अम्ल से क्या किए, रिएक्शन करवाए, मतलब ये अधातु है, हम इसको अम्ल के साथ क्या करवाए बच्चों, रिएक्शन करवाए। कार्बन को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाए बच्चों, तो ये क्या किया, लवण और जल, लवण और कौन सा नहीं बनाया, लवण और हाइड्रोजन ये नहीं बनाया। तो बात समझ में आया बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ, जब धातु अगर ये अम्ल से क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा, तो लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन। लेकिन ये क्षमता अधातुओं के पास नहीं होता है, हम एक केमिकल रिएक्शन द्वारा भी समझ गए। चौथा अंतर क्या बच्चों, धातुएं क्लोरीन से संयोग कर, धातुएं जब क्लोरीन से संयोग करती हैं तो आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बच्चों, आयनिक यौगिक का। जब धातु, Na क्या है बच्चों, धातु, और Cl2 क्या है बच्चों, Cl2 क्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन से जब संयोग करती है बच्चों, जब इन दोनों से आपस में रिएक्शन होता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। तो ये जो यौगिक होगा बच्चों, ये जो कंपाउंड जो अभी आप देख रहे हो, कौन सा, NaCl, ये कौन सा यौगिक है, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड का नाम होगा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ये किस तरह से बना हुआ कंपाउंड है बच्चों, आयनिक यौगिक। तो इसे आयनिक यौगिक कहेंगे, क्योंकि धातुएं जब क्लोरीन से संयोग करती है तो आयनिक यौगिक का निर्माण करती है। लेकिन अधातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो सहसंयोजक यौगिक की रचना करती है। जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा रचना करती है, सहसंयोजक रचना, C+2Cl2, ये दोनों आपस में संयोग, ये क्या रिएक्शन किया तो क्या बन गया बच्चों, सहसंयोजक यौगिक। जैसे CCl4 या H2Cl2 तो 2HCl, मतलब अब वापस आके ये क्या हुआ, जुड़ गया, तो सहसंयोजक अभिक्रिया ये बन गया, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये आयनिक वाला आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सा बनाता है, सहसंयोजक यौगिक की रचना करती है। यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया। बस एक लास्ट प्रश्न और बचा हुआ है इस टॉपिक से, फिर ये वाला चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। फिर कुछ प्रश्न और भी बचेंगे जो कि हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, वो भी तगड़े होने वाले हैं। इस टॉपिक से मतलब आधा टॉपिक से ज्यादा टॉपिक कवर कर चुके हैं, उसमें मात्र एक क्वेश्चन और बची हुई है। बाकी के लिए बस उम्मीद है 15 से 20 मिनट का और होगा एक पार्ट 2, जिसमें सारी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर कर लेंगे, या हो सकता है आधा घंटे का भी हो। अब आते हैं बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन पे कि धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करना है। हमें क्या करना है, धातु मतलब मेटल है ना, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। तो धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का, जो भौतिक गुण होंगे उसके साथ साथ रासायनिक गुणों का उल्लेख भी करना है। 2022 में ये प्रश्न आया था। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ धातु लिखेंगे, इस साइड भौतिक गुण और इस साइड रासायनिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण क्या होती है, शॉर्ट में पहले हम उसे समझते हैं। एग्जाम में देखो दुर्ग उत्तरीय प्रश्न के लिए अगर आप इतना लिखते हैं तो ये इनफ होगा, ये काफी है,
ठीक है। तो भौतिक गुण क्या होंगी कि धातुएं कठोर होती है, जैसे आयरन है, लोहा है, तो लोहा का टुकड़ा को आप क्या कर सकते हो, हाथ से नहीं तोड़ सकते हो, है ना। आप लोहा भी उसके ऊपर पटकोगे तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, वो कठोर होता है, ठीक। धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, अगर कहीं गिरेगा तो हो सकता है अगर कमजोर जगह हो तो वो उसे तोड़ दे, समझ में आया। लेकिन अधातुएं कमजोर नहीं, लेकिन अधातुएं क्या होती है, कमजोर होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर किसकी सिर्फ भौतिक गुण जाननी है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सिर्फ धातुओं की। तो धातुएं कठोर होती है, सबसे पहला बात आपको याद रखना है। फिर धातुएं आधात वर्धीय होती है, इसका मतलब इससे अगर पीटोगे तो ये पत्थर जैसा बन जाएगा, फॉयल जैसा बन जाएगा, जैसे एल्युमिनियम के फॉयल, जैसे सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल आप देखे होंगे मिठाई वगैरह के ऊपर यूज होता है, जैसे एल्युमिनियम फॉयल क्या यूज होता है बच्चों, वो टिफिन वगैरह पे यूज होता है या किसी चीज को रोल करने पे यूज होता है ना, ताकि वो उसे और गर्म बनाकर रखे। तो इसी टाइप से बच्चों सोचो मेटल कितना पतला कर दिया गया कि मिठाई पे वो चूर चूर मतलब ऐसे घेरते हैं और पतला पतला टाइप का उसे चारों ओर से लेयर बना देता है। तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा, फॉयल हो जाएगा। मतलब ये मेलेबल होता है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, मेलेबल, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आधात वर्धीय, ठीक है। मतलब ये पत्थर बन जाता है पीटने से, कौन, मेटल। अगर उस जैसे आप मान लो एल्युमिनियम को ही पीटते जाओगे तो ये एकदम प्लेट जैसी बनते जाएंगी, किसकी जैसे बच्चों, प्लेट जैसी, टूटेगा नहीं, ये प्लेट जैसी बनती जाएंगी। उसके बाद धातुएं तन्य होती है, मतलब इसमें अगर खींचते जाओगे, धातु को खींचते जाओगे तो ये तार जैसी लंबी होते जाएंगी। आपने सुना होगा कि अगर सोना को 1 ग्राम अगर हम खींचते जाएं तो वो 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकती है ना, उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब धातुएं तन्य होती है। अगर तन्य को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोल देंगे बच्चों, डक्टाइल होती है। डक्टिलिटी इसके पास एक गुण होता है। तो धातुएं कौन सी, धातुएं की एक स्पेशल गुण होती है जिसे क्या बोलते हैं, विशेष नाम से तन्य होती है, ठीक है। जिसे खींचने पर वो तार जैसी निकलती जाएंगी, वो टूटेगा नहीं जल्दी, वो निकलती जाएंगी। अब क्या बच्चों, धातुएं सोनरस भी होती है। अगर धातु को आप धातु से अगर पीटोगे तो वो आवाज करेगा, टन टन टन। जैसे आप साइकिल वगैरह में घंटी बजाते हो तो वो किस बेसिस पे बजता है, वो आपका मेटल होता है, मतलब धातु होता है। तो धातु में जब धातु टकराता है बच्चों तो वो आवाज होता है सोनोरस। उस आवाज को क्या बोलते हैं, सोनोरस। मतलब उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज होती है जिसे एक विशेष नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, विशेष नाम, उसका नाम क्या है, सोनरस से भी जाना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में सोनोरस कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चों 5वां गुण क्या है, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। मतलब यहाँ अगर धातु है बच्चों, ये अगर कठोर इसलिए क्योंकि एकदम कम स्पेस में इसके क्या भरे हुए हैं, इसके जितने भी पार्टिकल से भरे हुए हैं। मतलब धातुओं के जो घनत्व होते हैं, मतलब डेंसिटी जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिस वजह से ये कठोर भी होते हैं और भारी भी होते हैं। समझ में आया। और भी बहुत सारे गुण है, लेकिन इतना इनफ होगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देते हो तो ये मोर देन इनफ है, मतलब इतना काफी रहेगा, ठीक है। तो जितना काफी है उसी से काम चलाते हैं, उससे ज्यादा भी क्यों टेंशन लेना, एग्जाम नजदीक है, फिर भी ये बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब क्या है बच्चों, रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण हमें समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रासायनिक गुण। सबसे पहले समझते हैं बच्चों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। सबसे पहले हम लोग रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, देखो अगर आपको कुछ याद नहीं होता है ना, आप ये सब लिख देना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके XYZ जो भी है बनाती है, ये सब लिख देना। लेकिन आप अगर हल्का सा भी अगर आप याद कर सकते हो ना बच्चों, वैसे तो आपको नंबर मिलेगा लेकिन कम, लेकिन हल्का सा अगर आप याद और समझ लोगे जो मैं बता रहा हूं, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा बच्चों। तो क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है बच्चों। धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जांपल देखो बच्चों, जब सोडियम को हम ऑक्सीजन से क्या करवाएंगे बच्चों, क्रिया करवाएंगे, जब हम इसे केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा बच्चों, 2Na2, मतलब क्या बना दिया, ये धातु ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड बना दिया कि नहीं। उसी टाइप से बच्चों अगर हम देखते हैं जल से जब ये अभिक्रिया करती है, कौन, धातु, तो क्या बना देता है, ध्यान से देखें, कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन अगर धातु को जब हम जल से रिएक्शन करवाएंगे, कभी ठंडा जल से, कभी गर्म जल से, कभी भाप से, तो ये क्या बना देगा बच्चों, तो ये बना देता है क्या, अब ध्यान से पढ़ो, ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस एनी हाउ निकलेगा, हो सकता है कभी कभी हाइड्रोक्साइड नहीं निकले, समझ में, इसकी गारंटी नहीं है, बट हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ये डेफिनेटली निकलेगा बच्चों। तो ये आपको लिखना है, जनरली ये निकलता है, ये कौन, हाइड्रोक्साइड, कभी कभी नहीं निकलता लेकिन जनरली निकलता है। तो आप मान के चलो मेजॉरिटी केस में ये निकलेगा। तो जल से अभिक्रिया करने पर कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहां तक समझ गए। उदाहरण में आप लिख देना 2Na + 2H2O ग्रेट, मतलब गिव्स, क्या बनाएगा, क्या देगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, 2NaOH, मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन ये क्या क्या दिया, ये हवा में उड़ गया,
गैस है तो उड़ जाएगा बच्चों। अब क्या, अम्ल से अभिक्रिया, जब ये, अच्छा लेकिन आपको यहां पर एक बात पता होना चाहिए बच्चों, जब ये सोडियम क्या करता है, जल से अभिक्रिया करता है, तो ये देखो हाइड्रोक्साइड बनाया, ये इतना ज्यादा क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ये इतना ज्यादा कि ये इसको भी जला देता है बच्चों, सोचो, है ना। इसी वजह से इसे तेल पे रखा जाता है। सोडियम को कहां रखा जाता है, यही सब कारण की वजह से इसे तेल के अंदर रखा जाता है। अब है बच्चों अम्ल से अभिक्रिया, जब ये धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है बच्चों, तो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखो जब धातु को, मतलब हम अम्ल से क्या करवाएं बच्चों, इसे हम रिएक्शन करवाएं, अम्ल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, जब इन दोनों का हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो ये जिंक क्लोराइड बच्चों ये क्या है, ये अभिक्रिया करके लवण बनाता है, मतलब जिंक क्लोराइड क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक क्लोराइड हो जाएगा लवण, और ये H2 मतलब ये गैस, हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहां तक समझ गए बच्चों। अब है चारवां में विस्थापन, चौथा में क्या बच्चा, विस्थापन अभिक्रिया, मतलब इसमें ना एक विशेष प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी देखी जाती है, किसमें, मेटल और नॉन मेटल में, धातुओं में, धातुओं के रासायनिक गुण में, है ना। देखो वो कैसे देखी जाती है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी, भगा देगी, है ना। तो कैसे भगाती है देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अधिक क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से, उसके जो लवण विलयन होंगे उससे विस्थापित कर देती है। जैसे अगर हम लोग फेरस को लें और कॉपर सल्फेट को लें, तो बच्चों क्या करेगा, फेरस है ना, कॉपर, ये फेरस, ये जो फेरस है बच्चों, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, और ये खुद इसके साथ शामिल हो जाएगा, मतलब फेरस सल्फेट हो गया, है ना। मतलब फेरस, मतलब ये जो आयरन है Fe, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा ताकतवर है, क्रियाशील मतलब आप ऐसे समझो ज्यादा ताकतवर है, तो ये इसे ऑलरेडी ऐसे भगा देगा। तो ये हुआ इसके पीछे का कारण, तो ये विस्थापित अभिक्रिया भी कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया भी चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा। तो ये भी इसमें एक विशेष टाइप का गुण देखा जाता है। अब क्या बच्चों, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके, नहीं इसमें ऐसा नहीं है कि सब हटा देगा, जो भी आएगा रिएक्शन में, अगर आप ऐसे करोगे, कॉपर को इधर रख दोगे और फेरस सल्फेट को इधर, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कॉपर तो फेरस से कमजोर है, तो उसको कैसे भगाएगा, नहीं भगा पाएगा। तो ये बात भी याद रखना है आपको। धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके, जब धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि धातु क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, धातु क्लोराइड। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे हम ले, अगर सोडियम को क्लोरीन से हम क्या किए बच्चों, रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या देगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या बना जाएगा, धातु क्लोराइड। ये क्या बनाता है बच्चों, धातु क्लोराइड। इसका मतलब धातुएं जब क्लोरीन से जब रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती है, तो ये क्या बनाकर देगा, धातु क्लोराइड बना के देगा। एग्जांपल देख लो, 2Na+Cl2 गिव्स क्या, 2NaCl। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अब तक आए हुए थे और जो आ सकते थे, मैंने अब तक अभी आपके साथ कवर कर दिया। तो जो बच्चे ने लास्ट तक देखा तो उसके लिए क्या है कि ये जितनी सारी टॉपिक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हो सकता है आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करे। देखिए इसके जो पार्ट 2 जो अब मैं लेकर आऊंगा उसमें क्या करूंगा, अब जो बाकी जो प्रश्न बच गए हैं तो उस प्रश्न को आधे घंटा या पौने घंटे के अंदर, मतलब 45 मिनट्स के अंदर मैं चाहूंगा कवर करना, ठीक है, ताकि आपके जो भी छूटे हुए डाउट है वो हमें उसमें भी कवर कर दो। तो ये अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आ चुके हैं, जो आने की संभावना रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाए।